अ, ये पिक्चर करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस मूवी से। एज़ इन मतलब मैंने पहले भी एक्टिंग की हुई है स्कूल प्लेज़ और पर वो काफ़ी डिफरेंट होता है मूवी से बहुत डिफरेंट होता है। तो इस बार हमें मूवी कैसे बनती है, उसमें कैसे लोग काम करते हैं, उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। प्लस हमें अपॉर्चुनिटी मिला वेटरन एक्टर्स जैसे कि रघुवीर यादव, यशपाल जी, इन सब के साथ काम करने का। तो इनसे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला बिकॉज़ बहुत इंस्पायरिंग है ये लोग। तो बस बहुत मज़ा आया मुझे ये मूवी करके। मैं इस बारे में तो मुझे बस बहुत ही लकी महसूस होता है और मैं हमेशा आई थैंक गॉड फॉर इट कि थैंक यू सो मच कि लोग इतना मेहनत करते हैं, अपने जूते घिसते हैं और आपने हमें इतने आसानी से दे दिया। तो बस उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मुझे डेफिनेटली और मुझे इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबल भी फील होता है क्योंकि अगर उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है तो अब ये मेरा काम है कि मैं उसे अच्छे से यूज़ करूं और मैं जो भी एक्सपेक्टेशंस है लोगों को मुझसे, मैं उन्हें कभी भी लेट डाउन नहीं करूं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आर्टिस्ट जो होते हैं उन्हें अपने काम से बहुत प्यार होता है और एज एन आर्टिस्ट आपका जो टैलेंट है, आपका जो काम है, उसे लोग एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है। वो कैसे उसे पूछता है, अपने काम को बहुत ही ज़्यादा ऊपर समझता है। तो इसीलिए क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड होता है, एक टैलेंट होता है इसमें। तो अगर वो किसी भी वजह से मजबूरी में आके या किसी भी ऐसे सिचुएशन में आके उसे ऐसा लगता है कि लोग उसके काम का, उसके टैलेंट का अपमान कर रहे हैं या डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं उसे, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यू शुड पुट योर फुट डाउन एंड ना बोल देना चाहिए क्योंकि ऐसा नोबडी एंड नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ इंडिस्पेंसिबल। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बगैर इंसान जी नहीं सकता। तो जब तक आप अपने आप को अपनी अंदर की आत्मा को जीने देंगे तब तक सब सही है। आपके साथ जो आपका पहली बार उन्होंने साइड फेस किया, कैमरा के सामने फेस किया, उस टाइम आपको कैसा लगा आपको? अपने एक्टर के साथ काम करने में राज वो मैं और वो ऑलमोस्ट सेम ही एज ग्रुप के हैं। वो मेरे से 3 साल बड़ा है। तो जब हम ये मूवी शूट कर रहे थे तो मैं 9th में थी, वो 12th में था। तो बहुत मज़ा आया बिकॉज़ वो स्कूल किड्स वाला केमिस्ट्री वी यूज़ टू शेयर क्योंकि ही यूज़ टू अंडरस्टैंड माई फ्रीक्वेंसी, आई यूज़ टू अंडरस्टैंड हिज फ्रीक्वेंसी। तो जब वो कैमरा ऑन होता था तो वो अविनाश होता था और मैं मुस्कान होती थी, लेकिन जब कैमरा ऑफ होता था तो वो राज होता था और मैं आन्या होती थी। तो ये दिस काइंड ऑफ थिंग वी शेयर्ड और बहुत मज़ा आया मुझे काम करके उसके साथ। एक ही साथ सीनियर और एकदम नए ऐसे कलाकारों के साथ काम करने का अनुभव किया। जी जी राज के साथ भी काम जी जो फर्स्ट टाइम पे जी जो है वो बहुत बड़े हैं। जी जी। तो ऐसा था ना कि मेरा बहुत ही बैलेंस टाइप का सिचुएशन हो गया बिकॉज मैं भी डेब्यूटांट थी, राज भी डेब्यूटांट था, तो मुझसे भी गलतियाँ हो जाती थी तो फिर उससे भी गलतियाँ हो जाती थी। तो हम दोनों एक दूसरे को देख के बोलते थे कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम से अच्छा करेंगे। तो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाता था कि ठीक है हो जाती है गलतियाँ। वो मुझे बोल देते थे कोई बात नहीं आइंदा से ठीक से। एंड आई मैं भी उसे यही बात बोल देती थी। और एट द सेम प्लेस रघुवीर जी या यशपाल जी को देख के, क्योंकि अब ऑब्वियसली वो इतने साल से इस फील्ड में इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं, इतने रिस्पेक्टेड एक्टर्स हैं, तो एक टाइप का फिनिश है उनके काम में, फ्लॉलेस एकदम जिसे कहते हैं। तो फिर उन्हें देख के बहुत इंस्पायरिंग बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी उनसे कि हमें भी एक दिन इतना अच्छा काम करना है और हमें भी एक दिन उस मुकाम तक अपने आप को पहुँचाना है, अपने आप को उस लायक बनाना है। तो बहुत इस टाइप से बहुत ही बैलेंस्ड आउट रहता था। ये भी नहीं लगता था कि देखो मैं इतने अच्छे अच्छे कलाकार के साथ काम कर रही हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक और था गलतियाँ करने वाला, तो इसीलिए थैंकफुली कभी नहीं पड़ी कभी भी डांट नहीं पड़ी। ऐसा नहीं है कि हमने गलतियाँ नहीं की
की, हमने भी हो जाती हैं गलतियाँ, लेकिन थैंकफुली मेरी डायरेक्टर जो हैं उन्हें हम गीतांजलि दी बुलाते हैं, और मेरे प्रोड्यूसर हिमेन भैया दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो कभी भी उन्होंने एज ए डायरेक्टर एंड एज एन एक्टर वाला रिलेशनशिप नहीं रहा कि उन्होंने मुझे वैसे ट्रीट किया। शी ऑलवेज ट्रीटेड अस लाइक हर यंगर सिबलिंग्स। तो कुछ गलती हो जाती तो आराम से बताती थी कि देख ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। तो बस फिर कभी डांट नहीं पड़ी। लेकिन जो मेरा फर्स्ट शॉट था वो 3rd टेक में ख़त्म हो गया। फर्स्ट शॉट में मेरा डायलॉग, फर्स्ट शॉट मुझे याद है जो मैंने किया था उसमें अविनाश बहुत ही ज़्यादा शैटर्ड एक ऐसे स्टेज पे था जब बहुत ही ज़्यादा शैटर्ड था वो किसी बात को लेके, अंदर से बहुत ही ज़्यादा मायूस था। तो मैं जाती हूँ और मैं ऐसे समझाती हूँ उसके बगल में बैठ के। उस सीन की झलकियाँ हमें प्रोमोज़ में भी दिखती हैं कि मैं बैठी हुई हूँ फुटस्टेप्स पे हम दोनों। तो मैं ऐसे समझाती हूँ कि अविनाश हारते नहीं है ज़िंदगी से, ज़िंदगी बहुत लंबी है और बहुत मौके आएंगे आगे भी, और ऐसे हार मान के नहीं बैठते हैं, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी नहीं तो दूसरा अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगा। तो वही मैं बस वो फर्स्ट सीन मेरा वही था। ये पिक्चर ये खुला आसमान हमारे प्रोडक्शन हाउस गीतांजलि क्रिएशंस की पहली पिक्चर है, और इसकी स्क्रिप्ट लिखी है गीतांजलि सिन्हा जी ने ही। और हम लोग चाहते थे कि पहली मूवी जो बनाएं वो एक ऐसी बनाएं जो कि सबके दिल को छू जाए और जो एक पारिवारिक फिल्म हो। तो उस कॉन्सेप्ट को सोच के लिखी गई है, और जो कि आज के भारत को डिपिक्ट करे कि आज की फैमिलीज़ का कैसे यहाँ पे हो रहा है रहन सहन, जिसमें कि बच्चों के ऊपर प्रेशर है एकेडमिक पीयर प्रेशर, और पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर है के अर्न करने का, जिससे कि बच्चों को कोई कमी नहीं हो। बस उस प्रोसेस में कहीं पे वो बच्चों के साथ टाइम नहीं बिता पा रहे हैं, और उनका जो एक इमोशनल स्ट्रेंथ बच्चों का है शायद उसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है। और वहीं पे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो भी साथ में आजकल कम ही रहते हैं, तो उनके थ्रू जो बच्चों को सटल लर्निंग मिलती थी जो कि मुझे मिली अपने बाबा से, वो भी मिसिंग लग रहा था हमको। तो हमने कहा कि आज के इंडिया को लेके फिल्म बनाते हैं जो हमारी पहली पिक्चर है, और सोशल मैसेज देते हैं, लेकिन एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाते हैं जिसमें कंपटीशन है, जिसमें गाने हैं, जिसमें लव है, जिसमें एक्साइटमेंट है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये पिक्चर हमने 2009 में शूट करना चालू किया था, और 2010 में हमने इसका पोस्ट प्रोडक्शन ख़त्म किया। और 2010 में जब ख़त्म किया पोस्ट प्रोडक्शन, तो हम चाहते थे कि पहले हम देखें कि पिक्चर किस क्वालिटी की बनी है और बाहर के लोग इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो हमने इसको जगह जगह फिल्म फेस्टिवल में भेजा। तो यूएस में भेजा हमने, लॉस एंजलिस में भेजा, न्यूयॉर्क में भेजा, फिर हमने इसको तो वहाँ पे तो इसको अवार्ड्स भी मिले। बस फिर उसके अलावा हमने इसको भेजा साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे भी सेलेक्ट हुई यूथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जो कि यूके का फेस्टिवल है, वहाँ पे भी सेलेक्ट हुई। हार्ट ऑफ इंग्लैंड लंदन का एक दूसरा फेस्टिवल है, उसमें भी ये सेलेक्ट हुई। फिर एक आयरलैंड के फिल्म फेस्टिवल में भी सेलेक्ट हुई। तो ऑल स्पोर्ट्स लॉस एंजलिस फिल्म फेस्टिवल में इसको बेस्ट फॉरेन फिल्म का अवार्ड मिला, और किड्स फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसको 800 मूवी में से तीसरा अवार्ड मिला। तो अब जब ये सब अवार्ड्स इसको मिल गए, फिर हमने कहा कि यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से पिक्चर को अपनी रिलीज़ करना चाहिए। अब देखिए, ये पिक्चर जो है ये हमने काफ़ी रियलिस्टिक वे में बनाई है, तो इसमें बड़ी स्टार कास्ट नहीं है। इसमें रघुवीर यादव जी हैं जो दादा का रोल अदा कर रहे हैं, इसमें यशपाल शर्मा जी हैं जो कि फादर का रोल अदा कर रहे हैं, और इसमें जो है 2 न्यू कमर हैं जो कि लगे कि आजकल के बच्चे हैं। तो इसके लिए ऐसा स्टार कास्ट लिया गया था इसमें। लेकिन आप तो सब लोग जानते हैं कि अगर मूवी में स्टार कास्ट नहीं होता है तो उस तरीके की पिक्चर को रिलीज़ करना इतना आसान काम नहीं होता है। तो कॉर्पोरेट हाउसेस के पास हम गए मदद के लिए कि भाई आप लोग रिलीज़ करो, लेकिन वहाँ से ज़्यादा इंकरेजमेंट नहीं मिली। फिर किसी ने हमको बताया कि भाई ऐसे ही आप 75 लाख लगा के 30-40 स्क्रीन में रिलीज़ कर दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई अगर ऐसे करेंगे तो आपने पिक्चर को रिलीज़ होने से पहले ही किल कर दिया। तो मैंने फिर पूरा स्टडी करके पूरी तैयारी के साथ पूरा फाइनेंशियल अरेंज करके हमने कहा कि इसको हम वाइड रिलीज़ करेंगे, कम से कम 300-350 सिनेमा में रिलीज़ करेंगे, और इसकी अच्छे तरीके से हम मार्केटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने पूरी प्रॉपर प्लानिंग की, प्रिपरेशन की, और उसके बाद
हम इसको अच्छे तरीके से रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं अब, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि एक अच्छा प्रोडक्ट जो है उसको अच्छी रिलीज़ ना मिले। तो अपनी तरफ से हमने कोई कसर इस पिक्चर की रिलीज़ में नहीं छोड़ी है। पहली पिक्चर थी, काफ़ी लर्निंग हुई है। ये तो सबसे बड़ी लर्निंग तो यही है कि मूवी बनाना तो 30% का एफर्ट होता है, लेकिन मूवी को रिलीज़ करना करीब 70% एफर्ट उसमें जाता है। और इस तरीके की मूवी में कहीं रिलीज़ का बजट प्रोडक्शन बजट से ज़्यादा ही होता है, जैसा कि इस पिक्चर के साथ है। गुजरात किस तरह से कनेक्टेड इस फिल्म में? गुजरात मेरे हिसाब से 3 तरीके से कनेक्टेड है। एक तो जब मैं यहाँ आया था मकर संक्रांति के समय और काइट फ्लाइंग रघुवीर यादव जी को लेके आया था, उस समय काफ़ी काइट फ्लाइंग की हमने गोल्डन काइट क्लब के साथ, जो कि बेस्ट काइट फ्लाइंग क्लब इंडिया का है। तो पतंगों के माध्यम से गुजरात बहुत कनेक्टेड है इसमें, क्योंकि ये एक पहली पिक्चर है जिसमें इतने एलेबोरेट मैनर में काइट फ्लाइंग कंपटीशन को दिखाया गया है। उससे ज़्यादा पतंग के आधार को लेके ही इस पिक्चर को बनाया गया है, जहाँ पे दादा अपने बच्चे को पतंग के माध्यम से ज़िंदगी कैसे जी जाती है वो सिखाते हैं। तो ये पहला इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि गुजरात ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे पतंग महोत्सव बनाया जाता है इतने बड़े स्केल पे। दूसरा ये है कि गुजरात का जो फैमिली कल्चर है वो अभी भी मेरे हिसाब से तो बड़ा इंटैक्ट है, क्योंकि जब मैं 15 साल लंदन में रहा तो मैंने वहाँ देखा कि गुजराती भाई बहन लोग एक बार जो एक जना वहाँ पहुँच जाता है तो फिर धीरे धीरे करके सबको एक साथ अपने साथ मिला के घसीट के ले ही आते हैं वो लोग। तो वो जो है मेरे को लगता है कि पूरे इंडिया में उतना उस कल्चर का प्रिवेलेंस नहीं है। ये एक फैमिली पिक्चर वाली मूवी है, फैमिली पिक्चर है, और मैंने इसका आपको जैसे पहले ही एक्सप्लेन किया कि क्यों ये मूवी बनाई। तो वो मैसेज जो है हम पूरे इंडिया को देना चाहते हैं। खैर गुजराती लोग तो पहले ही से ही जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि वो अपने परिवार के साथ इस मूवी को देखने जाएँ। इसमें ये भी देखने को मिलता है कि आजकल के बच्चे किस तरीके से सोचते हैं और किस तरीके से पेरेंट्स के उसमें रिएक्ट करते हैं वो। तो हम चाहेंगे कि परिवार इसको देखने जाएं। फिर तीसरा कनेक्शन ये है कि ये जो गुजरात एक ऐसी स्टेट है जो पूरी होप और प्रॉस्पेरिटी के बारे में है, जो कि चीफ मिनिस्टर साहब ने, श्री नरेंद्र मोदी साहब ने इस स्टेट को जहाँ तक ले आए हैं वो, और इसका एक परसेप्शन ऐसा बड़ा है कि इतना यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है। ये पिक्चर जो है वो होप और प्रॉस्पेरिटी के बारे में है। इसी के लिए हम चाहते हैं कि ये गुजरात में बहुत अच्छे तरीके से रिलीज़ की जाए। टाइम कम था, वरना हम नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए टैक्स भी कराने के लिए भी अप्रोच करते, तो वो हम नहीं कर पाए अभी। लेकिन शायद एक बार चलनी चालू हो गई तो मुझे आशा है कि अगर लोगों को अच्छी लगी तो ये टैक्स फ्री भी हो जाएगी मूवी यहाँ पे। तो ये 3 रीज़न है जहाँ पे गुजरात इससे एसोसिएटेड है। जी, मैं अविनाश का किरदार निभा रहा हूँ, और वो शुरू में दिखाते हैं बहुत इमोशनली, मतलब डिप्रेस्ड बोलो या शैटर्ड, टूट गया हो अंदर से, क्योंकि उसको एक उसका चॉइस का कॉलेज है IIT करके, उसमें उसको एडमिशन नहीं मिलता है। तो उसका परिवार कोई आसपास नहीं है, उसके मम्मी पापा बाहर विदेश में रह रहे हैं, और उसके पापा और दादा का कुछ तो चलता है, मतलब सही नहीं है। तो वो दादा के पास जाता है और दादा देखते हैं वो बिल्कुल ऐसे ज़िंदगी में हारा वारा हुआ है, अंक से मतलब ज़िंदगी को मतलब नहीं नापा जा सकता, बहुत चीज़ करने को होता है आगे। तो फिर दादाजी उसको पतंग उड़ाने के माध्यम से सिखाते हैं कि ज़िंदगी में मतलब इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, और मेहनत मतलब रुकावट आती है पर मेहनत करनी चाहिए, और यही दिखाया गया है पिक्चर में। आप एक बस में जा रहे हैं तो आप हीरो बन गए, तो पूरा वाकया क्या है, किस तरह से हुआ है? जी, ये तो बिल्कुल किस्मत पे बोलिए। मैं बस में जा रहा था कॉलेज बंक करके, तो बस में जा रहा था तो मैं बाहर लटका हुआ था, और एक गाड़ी मेरे बगल में आई, और उसमें क्या बोले एंजल्स की तरह, ये जैसे मेरे लिए परी आई। ये गीतांजलि दीदी और हेमेंद्र भैया, इन्होंने पूछा आप पिक्चर में एक्ट करना चाहेंगे? हमने बोला जी। तो उन्होंने नंबर मांगा, नंबर लेने के बाद उनके घर गए, ऑडिशन दिया और सेलेक्ट हो गए। तो सब भगवान की कृपा है। पिक्चर करने से पहले बिल्कुल कुछ नहीं आता था, मैं फ्रेशर था, ब्लैंक स्लेट। पिक्चर ख़त्म होने के बाद मैंने रोशन तनेजा करके है, जहाँ से शाहरुख खान को छोड़ के सबने करा है, वहाँ से मैंने कोर्स करा पिक्चर के बाद। पहले कुछ नहीं आता था बिल्कुल। आपका यादगार कोई ऐसा प्रसंग है इसके अंदर, या ऐसा डायलॉग एक डायलॉग होता है जिसमें वो
अपने पापा को बोलते हैं, पापा उसको कहते हैं कंपटीशन लड़ने को, तो वो कहते हैं कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, नहीं लड़ना यार मेरे को कोई कंपटीशन, ऐसे करके वो अपने पापा को फ़ोन पे बोलते हैं। ये मेरा सबसे दिलचस्प डायलॉग है। उस टाइम बहुत नर्वसनेस था, डर लगता था कि कहीं गड़बड़ ना कर दूं, पर सब शूटिंग में दीदी थी तो वो सिखाना विखाना उन लोग बताते थे, ये करो ये मत करो, ऐसे नहीं ऐसे, तो आ गया मतलब धीरे धीरे। ये बात मैं मतलब झूठ नहीं बोलूँगा और मैं ब्लफ नहीं कर रहा हूँ, मेरा 3 या 4 टेक से ज़्यादा नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच।